dear friends, welcome back to my series Rocketry Gunpowder to Spacecraft। तो my dear friends, ये थर्ड एपिसोड है सीरीज का। हमने देखा था कि मंगोल्स ने कैसे गन पाउडर रॉकेट टेक्नोलॉजी यूरोप में ट्रांसफर की थी और इंग्लैंड के रॉजर बेकन ने कैसे इम्प्रूव किया उसे। बाद में फ्रांस के जीन फ्रोइजार्ट ने कैसे बजूकास बनाए। बाद में इटली के फोंटेना ने कैसे सरफेस रनिंग टॉर्पीडोज बनाए और जर्मन के सबसे इम्पोर्टेंट नाम पिछले वीडियो का स्किमडीलैप ने कैसे स्टेज रॉकेट बनाया। तो आज के इस एपिसोड में हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी और फर्दर डिस्कशन करते हैं इन पर। तो पहले बात, वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो है आपको सपोर्ट दिखाना है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिए, उससे मुझे सपोर्ट मिलता है और ऐसे नए नए कंटेंट्स आपको लाने के लिए मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। तो लेट्स कंटिन्यू। रुकिए, सॉरी मैंने गलती कर दी, मैंने आपको एक बात नहीं बताई। तो मेरे पेरेंट्स में डिस्कशन कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक स्पेशल फैक्ट बताया। ये मुझे नहीं पता कितना सही कितना झूठ है, पर रेफरेंसेस है इसकी। उन्होंने बताया कि जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने कैंपेन पर जा रहे थे तो आचार्य चाणक्य ने उन्हें अग्नि बांध दिया था। तो बेसिकली ये क्या है, ये तो चाइना के फायर एरोज है उसका अर्लियर वर्जन बोल सकते हैं, क्योंकि इसके एंड पर एक सुतली बॉम्ब टाइप एक आर्मामेंट लगाया गया था। तो ये जो बॉम्ब हम सिंपली बो एंड एरो से फायर करते थे और इम्पैक्ट पर डेटोनेट करता है, उस पर एक फ्यूज भी था। तो ये एक फॉररनर हो सकता है चाइना के फायर एरोज का, या ग्रैंडफादर बोल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताने मिस करती, इसके रेफरेंसेस डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। मैसूर डिस्ट्रिक्ट से चाइना के और वापस बढ़ते हैं। तो चाइना में एक बंदा था जिसका नाम था वॉन वू। तो उसने क्या किया, उसके दिमाग में आइडिया है, हम रॉकेट को वे ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह यूज क्यों नहीं करते। तो उसने आइडिया लगाया, जो चेयर्स होती है उस पर बड़े बड़े विंग्स लगा दिए, इमेज में आप देख सकते हो, और उस पर चेयर पर 47 रॉकेट लगा दिया। अब उन्होंने 47 लोगों को बुलाया और बोला उनको कि तुम हर एक जन एक रॉकेट जलाएगा। तो वही हुआ। तो जब रॉकेट सारे जल गए तो बहुत बड़ा रॉर या पूरे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया और वो चेयर और वॉन्यू कहाँ पर दिख नहीं रहे थे। तो मेरा गैस है कि वो रॉकेट जलने के अलावा फट गए होंगे और वो वॉन्यू की वहां पर ही मौत हुई होगी। तो अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पहली बार एक आइडिया ऐसा आता है कि हम रॉकेट से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम वापस से इंग्लैंड पे आते हैं। इंग्लैंड में हमारे सबसे फेमस साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन बैठे थे। तो जब उन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर की थी, उन्होंने लॉज ऑफ मोशन भी डिस्कवर करे थे। तो उनका थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है, तुम कुछ भी फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर लगाओगे तो ऑब्जेक्ट तुम पर भी एक फोर्स लगाएगा वो जो इक्वल तुम्हारे फोर्स के होगा। तो बेसिकली मैंने इस वॉल को पुश किया, ये वॉल मुझे भी पुश करेगी सेम फोर्स के साथ, तो मैंने इस पर लगाया। तो सेम रॉकेट के साथ होता है। तो रॉकेट क्या करता है, वो गैस को हाई स्पीड से नोजल के थ्रू फेंकते हैं एक डायरेक्शन में। बाद में जब गैस निकलती है हाई फोर्स के साथ, प्रेशर के साथ, वो गैस भी फोर्स अप्लाई करते हैं रॉकेट पर, और वो फोर्स सेम होता है जिसने रॉकेट पर गैस लगाया, और गैस का रॉकेट पर जो फोर्स होता है वो भी सेम होता है। तो इसके वजह से रॉकेट मूव कर पाते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक तोप है, उस तोप के अंदर कैनन बॉल है। तो जब हम कैनन को आग लगाएंगे तो वो बॉल फायर होगा, और उस फायर होने की वजह से वो बॉल भी कैनन पर फोर्स लगाएगा तो वो कैनन भी पीछे जाएगी। पर आपने नोटिस किया कि कैनन उस तोप के बॉल के अलावा कम मूव करती है। वो तोप अराउंड 15 से 20 सेंटीमीटर पीछे आ जाएगी, पर वो कैनन बॉल 1 से 2 किलोमीटर दूर जाएगा। ऐसा क्यों? तो देखो, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं, F = ma।
तब दोनों साइड पर हम m डिवाइड कर देते तो m कैंसिल हो गया एक ही साइड पर, तो F डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू a। अब देखो फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब मास डिनोमिनेटर में, जितना बड़ा मास उतना कम एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा होता है वो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती जाती है। तो जितना ज्यादा मास उतना सेम कांस्टेंट फोर्स पर, एक्सेप्शन है, जितने कांस्टेंट फोर्स पर मास बढ़ाते गए तो एक्सेलरेशन कम होती जाएगी। तो वैसे ही जब फॉर एग्जांपल सैटर्न 5 लॉन्च हुआ था, जब वो लॉन्च हो रहा था लॉन्च पैड से, उसकी स्टार्टिंग स्पीड सिर्फ 9 माइल्स पर आवर थी। पर जब वो उसका फ्यूल खत्म हो गया था, ऑफ कोर्स जब फर्स्ट थर्ड स्टेज का फ्यूल खत्म हो गया था, लेटर स्टेज का नहीं, उसकी स्पीड 5300 माइल्स पर आवर तक जा रही थी। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके कारण है कि जो फ्यूल उसका मास कम हो गया, वो मास रॉकेट से बाहर गया तो रॉकेट का मास कम हो गया, तो रॉकेट के मास कम होने से एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो इनवर्स रिलेशनशिप है एक्सेलरेशन और मास के बिटवीन। तो ये दो कॉन्सेप्ट न्यूटन से आज हमने सीखे। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट ने जो फ्यूचर ऑफ रॉकेट डिजाइनिंग पर बहुत इम्पैक्ट डाला। अब ये एक्सप्लेन करता है कि वैक्यूम मतलब स्पेस में रॉकेट कैसे काम करते हैं। तो पहले के जमाने में लोग सोचते थे स्पेस में रॉकेट कैसे काम करेंगे, स्पेस में कुछ हवा नहीं है पुश अप करने की। लोग का ये मानना था कि रॉकेट हवे जो एयर होती है उसे पुश अप करके आगे बढ़ता है, पर ये एक्चुअली रॉन्ग था। अब न्यूटन के इस लॉ से प्रूव हो कि स्पेस में भी रॉकेट काम कर सकते हैं। तो ये न्यूटन का कंट्रीब्यूशन है रॉकेट को। तो न्यूटन ने बेसिकली रॉकेटरी को साइंटिफाई किया, उसको साइंस के वर्ड में डिस्क्राइब किया एक रॉकेट को। तो एक बहुत बड़ा स्टेप था रॉकेटरी में, जिससे हमें पता चलता है कोई भी रॉकेट की ट्रैजेक्टरी निकाल सकते हैं, वो कितनी स्पीड से जाएगा, वो कैसे डायरेक्शन में जाएगा, वो सब निकाल सकते हैं इन दो लॉज की वजह से। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो एक डच मैथमेटिशियन का नाम आता है, उनका नाम था विलियम ग्रेवसैंड। अब इन्होंने क्या किया, बेसिकली इमेजिन करो एक बुलक कार, उस पर आपने एक स्टीम पावर्ड इंजन लगा, बेसिकली एरोपाइल लगा दी उस पर, हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया का इंजन लगा दिया। और इमेजिन करो अब क्या बनेगा हमारे पास, जो आप पिक्चर में देख सकते हो। और बेसिकली कार है, जो कार इंजन से पिस्टन से नहीं चलती, बेसिकली स्टीम पावर है कार। इसके कार के पर एक बहुत बड़ा बॉल लगा है, उस बॉल के अंदर पानी है, उसके एंड पर क्लोज है और छोटा सा पाइप उसका देख सकते हो ऊपर से राइट जा रहा है। तो वो पाइप उसमें से स्टीम बाहर निकलती है, वो भी पाइप के छोटे डायमीटर के वजह से उस स्टीम की वेलोसिटी बहुत हाई होती है। तो इससे जो फोर्स एक्ट होता है, द रिपल्सिव फोर्स या रिएक्टिव फोर्स, कार पर वो हाई है तो वो कार मूव कर पाती है। तो बेसिकली वापस से एग्जांपल है रॉकेटरी यूज इन ट्रांसपोर्टेशन। तो एक स्टीम जेट पावर्ड कार विलियम ग्रेवसैंड ने बनाई है। एक थोड़ा सा फन फैक्ट के आप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो रशिया और जर्मनी में, मैंने पिछले में बताया था आपको कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई रॉकेट टेक्नोलॉजी में। वहां पर बतानी रिपोर्ट है कि रॉकेट के साइजेस 45 केजीज के अबाउट जा रहे थे। तो अब ये कितना सच है कितना झूठ सोर्सेस पर डिपेंड करता है, पर ये सोर्स हमें मिला है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा था और हमें कैसे बताएं? तो इन रॉकेट के इतने बढ़ते साइज के कारण जो पावर थी रॉकेट में बहुत ज्यादा हाई थी। एक रिपोर्ट है कि एक रॉकेट इतना पावरफुल था कि जब लिफ्ट ऑफ के पहले ही जो थ्रस्ट ऑन होता था वो रॉकेट जमीन में गड्ढा बना देता था। इतना पावरफुल थ्रस्ट था उस रॉकेट का। तो इतने बड़े पावरफुल रॉकेट क्यों बन रहे हैं? तो पहली बार 1940 में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। तो ये हम बोल सकते हैं रिलेटेड कि 200 साल पहले क्यों होगा। एक दूसरा कारण हो सकता है कि एक शौक होता है, मतलब फॉर एग्जांपल जब कोल्ड वॉर हुआ तो एक शौक था स्पेस में जाने का। तो वैसे ही फेटिश या ट्रेंड्स तब रशिया और जर्मनी में बन चुके थे और बहुत सारे ऑथर्स भी थे जो इन बातों पर लिख रहे थे, साइंस फिक्शन राइटर्स बोलते हैं उनको। तो इस फेटिश के कारण इतने बड़े बड़े रॉकेट बने और ये एट द एंड इम्पोर्टेंट और नेसेसरी था रॉकेटरी को डेवलप करने में। तो हमारे पास बड़े बड़े रॉकेट आ गए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछले वीडियो में मैसूरियन डिस्ट्रिक्ट पर बताया था कि कैसे बराजिश की है
ब्रिटिशर्स पर, उस स्टोरी पर और 2-4 पॉइंट बताना चाहता हूँ। तो पहली बात, एक आदमी था जिसका नाम था कोलोनियल विलियम कॉन्ग्रीव, बड़ा नाम है नेवरदलेस। तो इस आदमी ने देखा कि जो मैसूर के रॉकेट इतने पावरफुल क्यों, इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों है। उसने वो आर्टिलरी एक्सपर्ट था, बेसिकली जो कैनन्स होते हैं, तोप होते हैं, वो उसे आर्टिलरी बोलते हैं, उस पर वो एक्सपर्ट था। तो उसने सोचा ये इतने पावरफुल क्यों है, हम देखते हैं। तो उन्होंने जो रॉकेट्स है, वो जो लेफ्ट रॉकेट के शेल होते हैं ना, वो उठाया, वो स्टडी किया उनको, और 2-4 उन्होंने आई विटनेस जो बैटल में गए थे सोल्जर, उनको भी पूछा वो कितने कैसे काम करते थे, रॉकेट्स कैसे दिखते थे। तो उसे जवाब मिला। एक सोल्जर ने बताया कि एक मैसूरियन रॉकेट ने 3 जन को मार दिया और 10 से 15 जन को बैडली इंजर कर दिया। इतने डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी रॉकेट में कैसे आए, अब उसके दिमाग में चक्कर हो गया, कितना पावरफुल रॉकेट मैसूरियन लोगों ने कैसे बनाया। तो बेसिकली हैदर अली और टीपू सुल्तान ने 1792 और 1799 में किया था। तो कॉन्ग्रीव ने इसे बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी किया। उसे एक बात पता चली, जो रॉकेट के शेल से बाम्बू या वुड या किसी भी अदर मटेरियल से नहीं बने, वो एक्चुअली आयरन से बने। तो मेरे खुद के 2 थियोरीज इस पर बने। मुझे ये नहीं पता था इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों थे। तो मेरे 3 थ्योरी में 2 थ्योरी आपको बताता हूँ, तो मेरे ख्याल से हो सकते हैं राइट। पहली थ्योरी है कि जो रॉकेट थे उनका जो शेप, हम कॉन्ग्रीव के रॉकेट की शेप देखें तो वो एक हुक के शेप में है। तो वो कॉन्ग्रीव के हुक शेप का आइडिया मैसूर रॉकेट से आया होगा। तो प्रोबेबली मैसूर रॉकेट पियर्स करते होंगे बॉडी को, इसलिए उसने हुक शेप के अपने रॉकेट बनाए कॉपी करके। दूसरा हो सकता है कि जो रॉकेट होते हैं वो जब इम्पैक्ट पर एक्सप्लोर करते होंगे, और जो आयरन के छोटे से शार्पनर्स है वो सारी जगह बिखर जाते होंगे, वो भी हाई स्पीड के साथ। तो बेसिकली उड़ता फिरता ग्रेनेड बोल सकते हैं। तो ये 2 थियरीज है मेरी, पियर्सिंग थियरी और ग्रेनेड थियरी। तो मुझे लगता है पियर्सिंग थियरी ज्यादा होगी, क्योंकि कॉन्ग्रीव के वर्क पर देखे तो हुक मुझे ज्यादा लगता है, पर ग्रेनेड थियरी भी अच्छी है क्योंकि इस पर ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज मिलते हैं मैसूरियन रॉकेट पर। तो आपका क्या ख्याल है इन दोनों थियरीज पर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो कॉन्ग्रीव ने अपने मैसूरियन रॉकेट भी बनाए। उसने बेसिकली चोरी नहीं की, उसने सिर्फ परमानेंटली बोरो किया इन टेक्नोलॉजी को। तो अब यहाँ पर इमेजेस देख सकते हो, तो ये बेसिकली इमेज है उस रॉकेट के टिप की। अब देखिए कि टिप को एक हुक की तरह है, तो जब वो पियर्स करेगी, एक आदमी की बॉडी को पियर्स करेगा वो हुक, जब निकालेगा वो रॉकेट उसके साथ बहुत सारा मास या फ्लैश लेके जाएगा बाहर। तो ये बहुत डेडली है। और ये ऐसे टाइप के एरोज भी हैं जिसे मंगोलिया के लोग यूज करते हैं, बाद में चाइनीज पर भी मिलते हैं ऐसे टाइप के एरोज जो हंटिंग में ज्यादा यूज होते हैं। तो अब ये डिजाइन हो सकते हैं मैसूरियन से कॉपी किया, मंगोल से कॉपी करके बहुत फटी। तो अब ये रॉकेट जो कॉन्ग्रीव ने बनाए थे उसका फाइनल वर्क कंप्लीट हुआ 1808 में। बाद में 1814 में रॉकेट की टेस्टिंग हो गई अमेरिकन रेवोल्यूशन में। तो मैंने पिछले में बताया था कि MC हेनरी फोर्ड था, उस पर ये रॉकेट भेजे थे। तो इससे बोम्बार्डिंग के कारण उस पर और दबाव बना और रेस्ट इज हिस्ट्री। तो अब प्रॉब्लम आती है रॉकेट के साथ। हाँ, फ्रोइजार्ट ने बजूका बनाया, हाँ हमारे फोंटेना ने सरफेसिंग टॉर्पीडो बनाए, पर रॉकेट की जो डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज है वो उसके डैमेज या एक्यूरेसी के कारण नहीं आती, उसके शेयर नंबर के कारण आती है। बट इमेजिन कीजिए आप आसमान में देखते हैं और हजारों करोड़ों नहीं, हजारों 10,000 रॉकेट्स आपके पास आ रहे हैं जोर जोर से हाई स्पीड में, और उनके एंड पर मेटल से भरे हुए बारूद के बॉम्ब है, और जो भी इम्पैक्ट करते हैं ग्राउंड को फटते हैं, वो श्रैपनल सारी जगह बिखर देते हैं। एक ऐसा डेडली कॉम्बो बन जाता है इस रॉकेट का कि दर बैठाने वाला ज्यादा होता है, डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी से ज्यादा मायने नहीं देता। तो इस कारण ही रॉकेट को डिसकंटिन्यू किया। अब डिसकंटिन्यू क्यों किया? क्योंकि रॉकेट बहुत रिलायबल नहीं है, कभी कभी वो लॉन्च करने के टाइम पर फट जाते हैं, या ये फटते ही नहीं है, या लॉन्च ही नहीं होते, उनका
गन पाउडर खराब हो गया, पानी घुस गया और कुछ तो और हुआ, तो इसलिए बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हुए रॉकेट के साथ, तो इसलिए उनको डिसकंटिन्यू किया गया मिलिट्री में 200 साल के लिए, सिर्फ 200 साल के लिए डिसकंटिन्यू किया, छुट्टी पर थे 200 साल के लिए। अब 200 साल क्यों? ऑफकोर्स वर्ल्ड वॉर 2 आ रहा है, तो अब रॉकेट को डिसकंटिन्यू किया। अब रिप्लेसमेंट क्या था? रिप्लेसमेंट था गन्स, कैनन्स। जैसे एआई आपके जॉब रिप्लेस करने वाला, वैसे ही रॉकेट के जॉब गन से रिप्लेस कर दिए। अब रॉकेट के जॉब परमानेंटली रिप्लेस नहीं हुए थे, उनको वापस एक चांस मिला वर्ल्ड वॉर 2 में। अब ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले, क्योंकि मैं थक गया हूँ। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम एक्सपेक्ट कर सकते मेट्रोलॉजिकल साउंडिंग रॉकेट, हम एक्सपेक्ट कर सकते स्पुतनिक, दूर है पर एक्सपेक्ट करना बुरी बात नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अलग अलग टाइप के स्टेज, मल्टी स्टेज रॉकेट्स। तो बहुत डेवलपमेंट और मॉडर्न एरा चालू हो गया रॉकेटरी का, क्योंकि ऑफ कोर्स मिलिट्री से तो परमानेंटली हटते हैं, पर साइंटिस्ट के दिमाग से रॉकेटरी नहीं गई है। तो अब आगे हम बहुत ज्यादा साइंस पर ज्यादा फोकस करेंगे मिलिट्री के अलावा। तो मिलिट्री एज ऑफ रॉकेट इज स्टॉप और साइंटिफिक एज ऑफ रॉकेट इज ऑन, सो बी ट्यून्ड फॉर दैट।